ओके, तो आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ASP.NET वेब फॉर्म्स। तो आज के हमारे इस कोर्स के इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक बेसिक आप समझ लो कि फंडामेंटल इंट्रोडक्शन होगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ASP.NET MVC, राइट। उसके बाद इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो हम, टाइम मिला नहीं बल्कि मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह हम ASP.NET कोर को भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ASP.NET है क्या, ठीक है। तो ASP.NET से भी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ASP.NET है क्या, सही, वेबसाइट क्या है, वेब एप्लीकेशन क्या है, राइट। उसके बाद हमारे पास होगा कि हमारे पास अदर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जो ASP.NET को आप समझ लो छोड़ के जो यूज होती हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस क्या है वेब एप्लीकेशंस के, यानी कि जरूरत क्या है। उसके बाद आपके पास से लास्ट जो पॉइंट होगी वो होगा कि हाउ ASP.NET एप्लीकेशन वो काम कैसे करती है, उनकी आप समझ लो एग्जीक्यूशन से लेके उसकी ओवरऑल आप समझ लो आउटपुट तक उसकी कैसे आप जो है आप उसकी फ्लो समझेंगे, सही है। तो सबसे पहले यहां पे मैंने एक बेसिक पॉइंट ऐड की है कि हमारे पास सबसे पहले आपको यह आइडिया होना चाहिए कि वेब पेज क्या होता है, सही है, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वो एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, राइट। तो a web page or web page is a document commonly written in HTML hypertext markup language। तो हमारे पास एक वेब पेज क्या होता है, हम उसको कॉमनली किसके अंदर राइट करते हैं, HTML के टेक्स्ट के अंदर, राइट, जो हमारी क्लाइंट साइड एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब इसी वेब पेज के पास हमारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो चाहे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो या कुछ भी, सही है। अब नंबर ऑफ जितनी भी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर देखते हैं ये सारे वेब पेजेस होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे वेब पेजेस। आपके हर एक पेज या वेब पेज के पास कोई ना कोई डेटा होता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, ऑडियो में हो, इमेजेस में हो, वीडियोस में हो, सही है। जैसे आप इसी YouTube को कंसीडर करें तो YouTube के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ वीडियो दिख रहे हैं आपको, ये किसी ना किसी वेब पेज के अंदर रखे गए, सही है। और आपने कोई बेसिक फंडामेंटल अगर HTML की हो तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हाउ टू इंसर्ट अ वीडियो इन वेब पेज, टेक्स्ट और उसके अलावा ग्राफिक्स, इमेजेस, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने, है ना। उसके बाद यही वेब पेजेस हम कहां से एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट इज अ सोर्स टू कम्युनिकेट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स और बाय यूजिंग अ दिस काइंड ऑफ पाथ। आज समझ लो कि आपका ये क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सही है। तो इंटरनेट के थ्रू हम अदर नेटवर्क्स को भी एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट वेब ब्राउजर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चले। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट क्या होती है। अब यही वेबसाइट आपके पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, और उन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या होता है, डोमेन नेम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं अगर यहां पे आपको थोड़ा समझाऊं कि आपके पास एक फोल्डर होता है ना, फोल्डर का एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स। लेकिन अगर आप किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना चाहेंगे या आप सारे नंबर ऑफ फोल्डर फाइल्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस फोल्डर के नाम के अंदर जाना पड़ेगा हमें, सही है। तो वेबसाइट का नाम समझ लो आपके फोल्डर का नाम है, उसके अंदर जो फाइल पड़े हैं वो एक्चुअली क्या है हमारे पास, वो एक्चुअल वेब पेजेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर अगर आप उस किसी भी फाइल के अंदर जाते हो तो एक पाथ बनता है ना, उसी पाथ को हम URL कहते हैं। क्या कहते हैं, URL। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर आप यहां पे आके कुछ सर्च करते हो ऑनलाइन, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सर्च कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये आपके पास किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम है, राइट।
और ये एक्चुअल पाथ है जो आपने सर्च किया है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। सही है। तो गूगल की वेबसाइट के ऊपर ये जो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ये एक एक्चुअली वेब पेज है। ये क्या है? एक वेब पेज है, राइट। और इसी वेब पेज के ऊपर जो आपको डेटा दिख रहा है, या तो वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में, या कोई इमेज है, या कोई ऑडियो है, या कोई ग्राफिक्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जिसको हम कवर करने वाले हैं, उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अबाउट कुछ पढ़ते हैं। तो हमारे पास ASP.NET एक्चुअल में है क्या? तो ASP.NET इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। तो हमारे पास क्या है? ASP.NET एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? नंबर ऑफ वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, और वो सारी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन हमारी डायनामिक होती है। अब डायनामिक से मकसद क्या होता है कि यहां पे सारा का सारा हमारा डेटा किसी न किसी डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर होगा। हम परमानेंटली उसी डेटा को अपडेट, एडिट, डिलीट कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारी किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन का जब कॉन्सेप्ट आता है, इसका मकसद ये होता है कि वो वेब एप्लीकेशन हमारी क्या होती है? विथ डेटाबेसेस के साथ काम कर रही होती है। इवन इसी ASP.NET फ्रेमवर्क या इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम वेब सर्विसेज भी बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? वेब सर्विसेज भी। और आपका ये जो ASP.NET फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली सबसेट है, क्योंकि हम .NET फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं। सही है। .NET फ्रेमवर्क का ही एक सबसेट है जिसको हम ASP.NET कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ASP.NET क्या एक्चुअली? ये भी फ्रेमवर्क है, .NET भी फ्रेमवर्क है, और आपके पास ASP.NEट आपके उसी .NET फ्रेमवर्क का एक, क्या समझ लो, पार्ट है, हिस्सा है। अब फ्रेमवर्क, आपके पास ये जो फ्रेमवर्क होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्चुअली फ्रेमवर्क हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं जो बनाए जाते हैं मोर देन वन प्रोग्रामिंग और मार्कअप लैंग्वेजेस। किसी भी फ्रेमवर्क को आप उठा के देख ले, वो आपके नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या मार्कअप लैंग्वेजेस से बनाए जाते हैं। जो मोस्टली हमारे फ्रेमवर्क है ना, वो एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेजेस से बनाए जाते हैं। वो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, प्रॉपर्टीज जो बिल्ट इन होती हैं, वो आप यूज करते हो। जैसे आपने एक डिजाइनिंग पर्पस के लिए एक यूज किया था जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते थे। सही है। ASP.NET is the successor to classic ASP। अब यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या ASP.NET वेब एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं वो सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं? नहीं, या इससे पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू हम क्या बनाते थे? वेबसाइट्स बनाते थे? तो इसका क्वेश्चन यस है, क्योंकि हम इससे पहले क्या यूज करते थे? क्लासिक ASP को यूज करते थे, जो आपके पास 2002 से पहले यूज होती थी। क्योंकि हमारे पास ASP.NET कब इंट्रोड्यूस हुई है? 2002 के अंदर, और ये आपका जो .NET का 1.0 वर्जन था, उसके अंदर ASP.NET फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे पहले क्या यूज करते थे हम? ASP क्लासिक यूज करते थे। सही है। इसका थोड़ा आप देख लीजिएगा कि हमारे पास कौन सी चीजें इसमें और क्लासिक में डिफरेंस है। वो जाहिर है ये इंप्रूव्ड आपका क्या है? एक एक्चुअल में क्या है हमारे पास? फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क के पास जो भी चीजें होती हैं वो मोस्टली इजी और जल्दी परफॉर्म होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ASP.NET के, इसी वजह से आपके पास अभी समझ लो क्या है? रिप्लेसमेंट है ASP किसकी? एक्टिव जो हमारी सर्वर पेजेस होती थी। इवन ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, राइट। .NET आप समझ लो फ्रेमवर्क। ओके, वेब एप्लीकेशंस को हम ऊपर भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहां पे डिफरेंस है। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में डिफरेंस है। सही है। मैं थोड़ा समझाऊंगा कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा सिंगल पेज वेबसाइट भी होती हैं या वेब एप्लीकेशन होती हैं, और आपकी मल्टीपल पेजेस भी वेब एप्लीकेशन होती है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास वेबसाइट एक्चुअली क्या होती है कि हमारे पास उसके अंदर नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं, वैसे ही वेब एप्लीकेशन के पास भी क्या होते हैं? नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, एक होती है डायनामिक लिंकर फाइल,
कौन सी फाइल? डायनामिक लिंकर फाइल, जिसको डीएलएल फाइल कहते हैं। सही। ये डीएलएल फाइल आपकी कब होती है? जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के वक्त आप दो तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हो। वहां से जाके न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू वेबसाइट भी बना सकते हो, न्यू वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। समझ में आया? तो वेबसाइट में क्या होता है, आपके जो भी नंबर ऑफ वेब पेजेस बनाते हो वो आपको सारे के सारे वेब पेजेस किसको देने पड़ेंगे? यूजर को देने पड़ेंगे विथ एक्सटेंशन ऑफ .aspx। क्योंकि हमारी इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी वेब पेज बनाते हैं वो किस नाम से सेव होता है? एक्सटेंशन किससे सेव होता है? .aspx। सही है। लेकिन अगर आपने विजुअल स्टूडियो से वेबसाइट नहीं वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट किए, इसका मकसद ये हुआ कि ये वेब एप्लीकेशन उन सारे जो भी नंबर ऑफ वेब पेजेस आपने बनाए हैं ना, उनको ग्रुप करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एक ऐसी फाइल जो लिंक करके बना देता है, जिसको हम कहते हैं डीएलएल फाइल। कौन सी फाइल? डीएलएल, डायनामिक लिंकर फाइल कहते हैं इसको। आपने पहले पार्शियल क्लासेस पढ़े थे सी शार्प के अंदर। पार्शियल क्लासेस हम अलग अलग फाइल्स में सेव करते हैं, लेकिन क्लास का नाम सेम होता है ना। लेकिन जब वही पार्शियल क्लासेस फाइनल में यानी रन टाइम पे चलते हैं ना, तो उनको जोड़ने वाला भी डीएलएल होता है। समझ में आया? कौन होता है? डीएलएल होता है, जो नंबर ऑफ फाइल्स को आपस में या वेब एपीआईज को आपस में क्या करता है? टुगेदर करके एग्जीक्यूशन करवाता है रन टाइम। सही है। इसके दो तरह की डीएलएल की कुछ चीजें होती हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। सही हो गया। लोड लिंकर फाइल होती है और एक होती है रन टाइम पे आप समझ लो लिंकिंग होती है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? वेब एप्लीकेशंस को हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। सही है। यानी आप गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स या जितने भी नंबर ऑफ आपके पास क्या है वेब ब्राउजर्स हैं, ये एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल हैं किसके? वेब एप्लीकेशन। ये सारी आपकी जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन नीचे शो हो रही है, सारी क्या है? वेब एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही। उसके बाद हमारे पास क्या है? व्हाट अदर टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। अब ASP.NET को छोड़ के कौन कौन सी आपकी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। अच्छा, अब यहां पे PHP जो मोस्टली यूज हो रही होती है हमारे पास, जो आपके इस मार्केट के अंदर बहुत फैल चुकी है। 2010 के बाद आप समझ लो 2010 से लेकर 2013 या 15 तक PHP इतनी फैली, ठीक है, जो आज तक अपना वजूद बनाए रखी है। सही है। और PHP के अंदर कोई अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन वेबसाइट्स बन चुकी है। सही। वो ASP.NET के अंदर भी कोई अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन समझ लो वेबसाइट्स बन चुकी है। सही। उसके बाद जावा के अंदर हमारी एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, जावा सर्वर पेजेस, JSP कहते हैं। सही है। या आप उसको सर्वलेट्स भी अदर वे में कहते हो, सर्वलेट एक अलग से चीज है, उसको भी यूज करते हो टू क्रिएट अ वेबसाइट इन जावा। क्योंकि जावा क्या है? जावा एक क्या है हमारे पास? ऑलराउंडर है। इसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनती हैं, वेबसाइट्स भी बनती हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनती हैं। वैसे ही आपके पास सी शार्प। सही है। तो सी शार्प के थ्रू हम वेबसाइट्स भी बनाते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाते हैं और हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाते हैं बाय यूजिंग Xamarin। सही। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यही आपकी ASP.NET जिसको हम यूज करते हैं, इसी ASP.NET टेक्नोलॉजी के साथ आप सिर्फ सी शार्प के अंदर ही वेब एप्लीकेशंस नहीं बनाते। आप चाहें तो VB.NET के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो J शार्प के साथ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो F शार्प के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज होती हैं ASP.NET के साथ वो आपकी सी शार्प और VB.NET। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन अगर मैं सबसे बेहतर लैंग्वेज जो आपकी यूज होती है आपके इसी ASP.NET के साथ, वो आपकी सी शार्प। कौन सी है? सी शार्प। उसके बाद CGI है। सही है। उसके बाद रूबी ऑन रेल्स है। रूबी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रेल्स एक फ्रेमवर्क है जो यूज होता है टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। उसके बाद एक पर्ल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होती है टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल एडवांस है। सही है। और उन टेक्नोलॉजीज को अगर मैं यहां पे थोड़ा इनके नाम ले लूं तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा।
तो हम React JS को भी यूज करते हैं। React JS एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और आपके पास Angular JS, इसको भी यूज करते हैं। एक है Angular, एक है Angular JS। Angular टाइप स्क्रिप्ट पे काम करता है, Angular JS आपका जावास्क्रिप्ट पे काम करता है। एवल Angular जो है ना, Angular आपके पास एक फ्रेमवर्क है जो सिंगल वेब एप्लीकेशंस बनाता है, यानी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन सुनिए ना आपने, वो बनाता है। आपके पास Angular के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, जबकि टाइप स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है। और React नेटिव है आपके पास एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो यूज होता है टू क्रिएट अ वेब हम बनाते हैं उसके अंदर क्या बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, और ये फेसबुक की प्रोडक्ट React नेटिव। सही है। उसके बाद एक आयोनिक के नाम से फ्रेमवर्क है जो हाइबर्ड एप्स बनाता है। सही है। कौन सी? हाइबर्ड एप्स, यानी आयोनिक फ्रेमवर्क के थ्रू आप एक ही बार कोड करोगे, वही कोड आपकी वेबसाइट भी देगा और आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी देगा। समझ में आया? तो हम इन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, और मैंने इनके नाम लेना जरूरी समझे तो मैंने इसको कंसीडर कर दिया। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है वेब एप्लीकेशंस के? तो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस जस्ट नीड टू बी इंस्टॉल्ड ओनली ऑन द वेब सर्वर। ये कहां पे इंस्टॉल होती हैं? वेब सर्वर। सही। वेयर एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर वेयर यू वांट टू एक्सेस देम। सही है। तो अगर आप बात करते हो वेब एप्लीकेशंस की, तो ये एक ही कंप्यूटर पे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, हमारे इसी कंप्यूटर जैसा ही होता है, लेकिन वो उसकी स्पीड थोड़ी हाई होती है, और ये 24 आवर्स आपके उस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। सही है। और जो हम होस्टिंग करते हैं ना, एक्चुअली होस्टिंग करने वाले भी ऐसे ही कंप्यूटर होते हैं जो आपको होस्टिंग देते हैं, और उन्हीं के ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को रखते हैं, और आपके उसी सिस्टम से, एक ही सिस्टम पे आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉल कर देते हो। यानी हम होस्टिंग जो करवाते हैं, होस्टिंग एक्चुअली डिप्लॉयमेंट है। ये क्या है? डिप्लॉयमेंट, यानी आप किसी भी वेबसाइट को उसके ऊपर क्या कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो। अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और वो 100 कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को यूज करते हो, तो आपको हर एक कंप्यूटर के ऊपर वो एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और उस आपकी डिवाइस पे आप एक बार इंस्टॉल करने के बाद, और कभी भी आप क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो। क्या करते हो? मेंटेनेंस। फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूं कि वेबसाइट एक ही कंप्यूटर पे आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, और वर्ल्ड वाइड बाय यूजिंग इंटरनेट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो आप एक कंप्यूटर से करो या 1 करोड़ कंप्यूटर से करो, कोई मसला नहीं। समझ में आया? इससे फायदा ये होता है कि हमारी एक ही वेबसाइट या एक ही एप्लीकेशन एक ही जगह पे डिप्लॉय होती है, सेंट्रलाइज, और आप कहीं से बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जबकि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती तो जहां जहां पे हमें नीड होती, वहां पे हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता। सही है। और उनमें हमें डेटा शेयर करने में, फिर एक एक डिवाइस का अलग अलग से डेटा उठाने में भी मसले होते। सही। लेकिन ज्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हमारी किसी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती हैं, तो डेटाबेस सर्वर पे रखते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का डेटाबेस कहां पे रखते हैं? सर्वर पे रखते हैं, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लें। मोबाइल एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर पे भी रखते हैं, फिर भी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सही है। लेकिन हमारे पास ये किसी भी एक कंप्यूटर पे आप ऑनलाइन होस्टिंग कर दो, उसके बाद यूज करते रहो। सही। अब कल को ये होता है कि आपकी उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको मेंटेनेंस करनी है, यानी एक चीज नहीं थी, आपने मॉडिफाई किया। अब आप क्या करोगे, जो 100 पीसीस के ऊपर वो चीज इंस्टॉल्ड थी, आपको 100 पीसीस के ऊपर वो अपडेट करनी पड़ेगी अलग अलग से जाके। सही है। लेकिन वेबसाइट्स के सिनेरियो के अंदर नहीं होता। जिस आपके वेब सर्वर पे वो वेबसाइट पड़ी है, एक बार वहीं से जाके अपडेट करें, हर जगह ऑटोमेटिक जो भी एक्सेस करेगा उसके पास क्या होगी, अपडेट शो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, ओनली अ ब्राउजर इज रिक्वायर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन टू एक्सेस द वेब एप्लीकेशन। अब इसी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, सिर्फ
अच्छा, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ हमें वेब ब्राउजर इंस्टॉल करना है, जो बाकी चीजों के लिए भी यूज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए बनाई जाती है और एक ही पर्पस के लिए यूज की जाती है। अच्छा, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर प्रोवाइडेड देयर इज इंटरनेट। अब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपको किस चीज की जरूरत है? इंटरनेट की जरूरत है। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। अगर आप .NET फ्रेमवर्क को यूज करके C# वगैरह के अंदर आप कोई विंडोज एप्लीकेशन बना देते हो यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो वो सिर्फ विंडोज पे ही चलती है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपके किसी लिनक्स ओरेकल वगैरह पे वो नहीं चलती। आप क्या करते हो, उसको फिर अदर कुछ अल्टरनेटिव वगैरह देके फिर चलाते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलें, उसके बाद यहां पे आते हैं। अच्छा, व्हाट अदर टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस। अब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करके हम एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं? तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या है? वेब एप्लीकेशन वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये किस बेसिस पे काम करती हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। अच्छा, यहां पे क्लाइंट हमारा क्या होगा? जो आपका वेब ब्राउजर है ना, वो हमारे पास क्या होगा? एज अ क्लाइंट होगा। और सर्वर हमारे पास वो वेब सर्वर है जहां पे आप अपनी वेबसाइट रखते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही। उसके बाद ऑन द क्लाइंट ऑल यू नीड इज अ ब्राउजर दैट कैन अंडरस्टैंड HTML। हमारे वेब ब्राउजर्स को क्या समझ में आता है? सिर्फ HTML समझ में आती है। और ये HTML कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वेब सर्वर हमें जो भी रिस्पॉन्स दे रहा होता है वो हमें HTML एज अ रिस्पॉन्स देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ऑन द सर्वर साइड द वेब एप्लीकेशन रन्स अंडर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब आपके माइंड में एक चीज और हो कि कुछ लैंग्वेजेस हमारी मार्कअप होती हैं, कुछ प्रोग्रामिंग होती है। अब मार्कअप लैंग्वेजेस आपको पता है सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होती है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी न किसी फंक्शनलिटी के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग और आपकी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों कैटेगरीज में से कुछ लैंग्वेजेस सर्वर साइड होती हैं, कुछ क्लाइंट साइड होती हैं। अब जो क्लाइंट साइड होती हैं वो उनको चलाने के लिए हमें सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ वेब ब्राउजर। जैसे हमारे पास HTML है, CSS है, एक स्टाइल शीट है, आपके पास जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML या हमारे पास जो XML वगैरह है, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेजेस है। लेकिन ये दोनों क्या है? हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। इनको चलाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? एक सिंपल सा वेब ब्राउजर चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेकिन अगर आप ASP.NET के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आपके पास ये एक्चुअली IIS सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। इवन आप अगर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना चाहते हो ना ASP.NET के अंदर, फिर भी ये सर्वर चाहिए। फिर भी क्या चाहिए? ये सर्वर चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये लेकिन ASP.NET वेब एप्लीकेशंस तक है। आप अगर कल को विदाउट IIS डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो आपकी ASP.NET कोर की एप्लीकेशंस को, .NET कोर सुना है ना? .NET कोर के साथ अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, उसको किसी भी वेब सर्वर के ऊपर क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो, तो उसको इंस्टॉल करने के वक्त IIS आपके इस सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये .NET कोर की पॉइंट बता रहा हूं। अब ये हमारी रिक्वेस्ट केस से सर्वर के पास जाती है और वहां से रिस्पॉन्स कैसे आता है? तो आपकी वेबसाइट कहां पे पड़ी है? आपके IIS सर्वर, यानी हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक सर्वर है जिसके पास आपकी वेबसाइट को हमने क्या किया है? इंस्टॉल किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसी को यानी इसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें एक पाथ मिलता है या एक नाम मिलता है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, उसको डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। जैसे www.google.com। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने वेब ब्राउजर से, वो आपकी रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है? HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्चुअली प्रोटोकॉल करते क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि कैसे डेटा सर्वर पे भेजना है
केसेस सर्वर से डेटा रिसीव करता है, सही है। लेकिन जो हमारा डेटा जाता है, जिस सोर्स से जाता है वो एक्चुअली इंटरनेट है, सही है। तो इंटरनेट के थ्रू कौन डेटा लेके जाता है? HTTP लेके जाता है वेब सर्वर के पास, और वहां से आपसे डेटा लेके फिर आपके पास शो कर देता है। आप ऐसा समझ लो, कोई VIP जब कहीं पे जाता है किसी फंक्शन वगैरह के अंदर, तो उसको प्रोटोकॉल के लिए कुछ गार्ड वगैरह रिक्वायर होते हैं ना, सही है। तो HTTP आप समझ लो ऐसे ही है, वैसे ही जैसे वो गार्ड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ना, उस बंदे को किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, है ना, कि मकसद रास्ता साफ हो, है ना, कि आपकी ट्रैफिक वगैरह ना हो, क्लियर हो रास्ता, ताकि वो VIP आराम से पहुंच सके। तो आपकी रिक्वेस्ट ऐसे समझ लो VIP बंदा जा रहा है, राइट, और कौन लेके जा रहा है? HTTP प्रोटोकॉल लेके जा रहा है, सही है। और यहां पे जो रिक्वेस्ट जाती है ये इंटरनेट के थ्रू ही जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चले, तो बाकी चीजें इसके अंदर हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट में।